वीरेंद्र सिंह ने आज 72 रन की करीब करीब पारी यहाँ पर खेली है। अगर आप देखेंगे हाफ सेंचुरी में लगाई, बॉलिंग में आए, उन्होंने 3 विकेट भी निकाले और एक आउटस्टैंडिंग और कमेंडेबल परफॉर्मेंस यहाँ पर उनकी आज रही है। उन्होंने दोनों तरफ से ऑलराउंड शो के तहत यहाँ पर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डेली क्रिकेट, अगर आप डेली क्रिकेट से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज नहीं होने वाली। क्यों, आगे बात जरूर करेंगे। एनालिसिस में फैक्ट रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम वो रखते आए हैं, आपको चाहे वो पसंद हो या फिर ना हो, आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन वो फैक्ट ही रहेगा। नेपाल वर्सेस मलेशिया, आज के मैच की बात करें एससी प्रीमियर कप में, जहां पर 5 विकेट से नेपाल को इस गेम में जीत मिली और शुरुआत नेपाल ने यहां पर जीत से की है। ओमान ने लास्ट ओवर में 11 रन डिफेंड किए हैं बहरीन के खिलाफ। किस तरह से पूरा मैच घटा, बहरीन ने क्या एक गलतियां की हैं, एनालाइज डाल दिए, जाकर जरूर सुनिए। एंड शुरुआत करते हैं इस मैच में, फिर डीप घुसने की कोशिश करेंगे। कुछ गलतियां नेपाल ने भी की हैं, कुछ मलेशिया से भी हुई है। बात पूरी डीपली इस पे आगे जाकर जरूर होगी। शुरुआत फेस बाय फेस। बिल्कुल, और 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ पर मलेशिया ने पहले बल्लेबाजी की है और 1 से 6 ओवर की बात करें 36 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर नेपाल ने इस फेस में 40 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। तो इस पहला फेस जो रहा वो नेपाल के नाम रहा है बहुत शानदार तरीके से। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ पर मिडिल फेस में 71 रन मलेशिया ने बनाए बिना विकेट गंवाए और बहुत अच्छा खेले। वहीं पर मिड फेस में नेपाल ने इसी फेस में 56 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। इस फेस को नेपाल हारा है। जी हाँ, मलेशिया ने इस फेस को जीता। और डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ पर 36 रन बनाए मलेशिया ने 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 48 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर और इस फेस में नेपाल मैच ले गया और फेस भी ले गया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया ने 144 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, जिसमें कि 47 डॉट बॉल शामिल थी। नेपाल चेस करने जब उतरा तो 19.2 ओवरों में इस टारगेट को उन्होंने 5 विकेट रहते चेस कर लिया। बिल्कुल, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप मलेशिया का आप कार्ड देख ही रहे हैं। 20 ओवर में 143 रन लगाए हैं। 3 विकेट जिस टीम के गिरे हैं, उन्होंने 8 ओवर डॉट बॉल्स खेली है। जी हाँ, 47 डॉट बॉल्स, लगभग 8 ओवर डॉट बॉल्स खेली हैं। ये किस तरीके की बैटिंग है, ये आप खुद ही समझिए कि किस तरीके की, आप ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कौन से पिच पे बैटिंग कर रहे थे कि आपके विकेट सिर्फ 3 गिरे हैं और आपने 8 ओवर करीब करीब डॉट बॉल्स यहाँ पर खेल दी है। वो बेतुका चीज समझ नहीं आई। नेपाल की बॉलिंग कैसी रही है उस पर अलग डिस्कशन होगा, जो अलग प्रोस्पेक्टिव है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मलेशिया की बैटिंग की। उसके लिहाज से अगर आप देखें तो अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। मोहम्मद आबिद ने 16 रन किए, वीरेंद्र सिंह ने 72 रन 57 बॉलों में, शारविन ने 41 33 गेंदों में, उसके बाद सैयद अजीज ने 6 रन और नजमुल साकिब ने 3 रन यहाँ पर किए। ये कंट्रीब्यूशन रहा और टीम 144 रन तक यहाँ पहुंची। अब मैं वीरेंद्र सिंह की यहाँ पर बात करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने जो 72 रन किए उसमें से जो आधे रन 30, पहले जो 36 रन है उनके, वो 31 गेंदों में। जी हाँ, 31 गेंदों में आए और वो उस 31 गेंदों में कई सारी गेंदें उन्होंने पावर प्ले में भी खेली थी, जबकि फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन होते हैं, फील्ड पूरा खुला हुआ होता है पीछे की तरफ में। ये गौर करने वाले। शुरू के 36 रन 31 गेंदों में और नेक्स्ट 36 रन 27 गेंदों में। यानी उन्होंने शुरू में टाइम लिया, समझ में चलिए मान लिया हमने, आपने टाइम लिया। उसके बाद जब गेयर बदलना था तो उन्होंने गेयर कितना बदला, महज 5-6 गेंदों का डिफरेंस हमें देखने को मिला। और ये चीज हमें सबसे ज्यादा नजर आती है वीरेंद्र सिंह की। जब आप भी कोई बड़े इवेंट्स पर उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपको ये नजर आएगा क्लियरली कि वीरेंद्र सिंह की परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके की रहती है। बिल्कुल, ये एक दिक्कत रहती है। अब आपके जहन में कुछ के जहन में चल रहा होगा कि पिच बहुत ट्रिकी थी, पिच बहुत रन से बन नहीं रहे थे, काफी दिक्कत हो रही थी। तो जनाब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस बैट्समैन की जिनके एसोसिएट्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा T20 आए रन। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे हुए एसोसिएट्स के हिस्ट्री में। अगर हम मोस्ट रन की बात करें, एक्सपीरियंस आपका कोई एक दिन का नहीं है, काफी लंबा हो चला है। और किस एरिया से मुझे रन्स निकालने हैं, कौन सा गैप खाली है, मैं हर बार सिर्फ शॉट पे ही डिपेंड रहूंगा, मैं एक का डबल कर सकता हूं, डबल का ट्रिपल कर सकता हूं, कौन से फील्डर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन एरियाज को टारगेट कर सकता हूं, कौन से एरियाज में मुझे रन्स मिल सकते हैं, वो एरिया, वो हमें प्लानिंग वीरेंद्र सिंह की इनिंग में दिखी नहीं है। डेफिनेटली आपको लगेगा लोन वॉरियर है, अकेला टीम को खींच के लेकर, लेकिन फायदा क्या हुआ। और ये दूसरी बात, और मुझे वीरेंद्र सिंह के प्रेशर किस चीज का था। जी हाँ, आप खुद सोचिए, पहले 8 से कर गए थे,
एक तो पहले बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, क्या आपके 7 विकेट गिर गए, क्या मलेशिया कोलैप्स हो गई 20 पे 3 जो अरिशन शराफ और आसिफ खान देखने को मिला, ये भी नहीं था। हर पैमाने पे अगर आप नापेंगे तो डेफिनेटली वीरेंद्र सिंह की इनिंग जो है वो किसी भी काम की नहीं थी। बॉल 1 से लेकर लास्ट तक नंबर्स देखने को लग रहे हैं 72, लेकिन वो किसी काम वैसे भी नहीं आने वाले थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पिच पर रन्स थे, बहुत अच्छे रन्स थे। हमने देखा भी कैसे रन्स बन रहे हैं, कैसे और टीमें जो है वहां पर रन्स कर रही और यूज्ड पिच पे कतर ने क्या बैटिंग की है देखिए। देख लीजिए आप, तो जरूर है यहाँ रन्स थे 160 170 अबव रन्स थे यहाँ पर बिलो पार स्कोर अगर हम कहेंगे वो ये रहा कि अगर हम देखें 144 तक पहुंच पाई मलेशिया की टीम। आराम से तेज होते ये 7 विकेट जो बचाकर क्या हुआ, इससे क्या आपके रन रेट पे फर्क पड़ा या आपकी टीम के लिए क्या बचाया। अब आपको अगले मैच में 17 विकेट मिलेंगे ऐसा नहीं, 10 ही विकेट मिलेंगे आपको अगले मैच में। तो स्ट्राइक रेट ठीक है आपका 110 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, आप कर रहे हैं, लेकिन उसको स्पीड में बढ़ाना भी होगा। ये एक मास्टर बल्लेबाजों की एक क्वालिटी होती है यही। ठीक है, मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन बस यही क्रिकेट है। क्रिकेट बस मार्जिन ऑफ एरर देखता है कि अगर आप आउट हो गए तो आपका क्रिटिसाइज होगा। जी हाँ, और मार्जिन ऑफ T20 में तो और छोटा और कम हो जाता है, ओडीआई में तो फिर भी रहता है। हाँ। लेकिन अगर आप T20 खेल रहे हैं और यहाँ तो और कम हो जाता है, तुरंत क्रिटिसाइज की लिस्ट में आ जाएंगे आप अगर आपने वो नहीं किया, एक्सीलरेशन नहीं किया उस तरीके से, जो कि हमें वीरेंद्रदीप से आमूमन देखने को मिलता है। बिल्कुल, आप बड़े इवेंट्स पे उनके कोई भी इनिंग्स उठाकर देखिए, बड़ी आपको ये चीज नजर आएगी। जो पैटर्न हमने फॉलो किया है वो यहाँ पर एक क्लियरली नजर आता है। वो स्ट्रगल काफी करते हुए नजर आते हैं, एरियाज ढूंढने की कोशिश वो कम करते हैं और अपने एक ही एरिया पे कहीं ना कहीं स्ट्रोक लेने की कोशिश वो ज्यादा करते हुए हमें नजर आते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात की जिसकी वजह से बहुत ही मीडियोकर सा स्कोर मिले। हमने मैच में कहा भी था 140 वगैरह में आपकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आप डिफेंड कर पाएंगे, वरना मुश्किल है आपको स्कोर बड़ा यहाँ पर चाहिए होगा पहले बैटिंग करते हुए। चलिए अब यहाँ पर बात की जाए मलेशिया के नेपाल के सीधे बॉलिंग कार्ड की तरफ ही चलते हैं यहाँ पर सीधे। तो नेपाल का बॉलिंग कार्ड जो है वो यहाँ पर क्या कहता है, अब नेपाल के पर्सपेक्टिव से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 143 पे नेपाल ने रोका कैसे। जरूर बहुत कहना होगा कि 2 बॉलर्स यहाँ मेजर कंट्रीब्यूट रहे हैं। 2 बॉलर्स की वजह से काफी यहाँ पर कहना होगा कि जो नेपाल है वो वापस कहीं ना कहीं प्रेशर जो था एक बॉलिंग यूनिट पर नेपाल के, वो अब मलेशिया की तरफ डालने में कामयाब हो पा रहे थे। वो प्रेशर जो नेपाल के बॉलिंग में था, एक नाम है दीपेंद्र सिंह एरी और दूसरा नाम है अविनाश बोहरा। जी हाँ, जिस तरीके से अविनाश बोहरा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हालिया में हमने देखा कि आज ही जिस तरीके से उन्होंने कम से कम रन उनकी जो 24 गेंदें हैं उसमें से 16 या 17 उन्होंने बिल्कुल सही ब्लॉक होल पर डाली, जहां से बैट्समैन को उठाने में दिक्कत हो रही थी। बहुत अच्छा, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन रहता है, ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। फुल बॉल रखना, यॉर्कर लेंथ पर रखना, जरूर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन डेली ग्रिड को भरोसा था उन पर और आगे भी रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। अच्छा किया उन्होंने, और दीपेंद्र सिंह एरी ने बहुत शानदार काम किया है। जैसे कि आपने मैच प्रीव्यू के दौरान भी ये कहा था कि दीपेंद्र सिंह एरी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नेपाल के लिए। पहले ही मैच में ये साबित हो गया बॉलिंग यूनिट से कि 4 ओवर में 14 रन 2 विकेट वो कितने क्रूशियल रहे हैं आज नेपाल के लिए। सोमपाल करन का बैट रहा, जरूर स्टार्टिंग में काफी ज्यादा रन इन्होंने लीक किए, खासकर करन की अगर हम बात करें 2 ओवर में 21 रन उन्होंने लीक किए हैं। कुशल भुरतेल को लगाना, ये जरूर कुशल भुरतेल को यहाँ लगाया गया, शायद सोचा होगा कि कुछ कर जाएंगे, कुछ विकेट ले जाएंगे, लेकिन रोहित पटेल को ये सोचना चाहिए ये इवेंट है, ये इवेंट है। बायलैटरल सीरीज और इवेंट में बहुत फर्क होता है। इतनी ज्यादा बॉलिंग, चलिए आपने 2 ओवर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे आइंदा ध्यान रखिएगा 2 ओवर में 17 रन भी बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। T20 में तो 1-2 रन भी बहुत हो जाते हैं। जरूर इस बात ओपोनेंट कुछ और होती तो फिर बात कुछ और होती। बस इस बात का ख्याल रखिएगा आप। बेहतर है आप समझते हैं कि ये इवेंट आ गया, अगर आप समझते हैं तो सोमपाल को दिया जा सकता था 1 ओवर वहां पर और कुशल भुरतेल को हटा। बिल्कुल, तो चलिए कहीं ना कहीं बॉलिंग ये रहा, और अविनाश और दीपेंद्र ने जो है जो पैरों को टारगेट कर रहे थे उसमें दोनों को मिलाकर 80 से 85% वो सक्सेसफुल रहे, जिस वजह से जो बहुत दिक्कत हुई सामने वाले बैट्समैन को। वो स्ट्रोक तो ले रहे थे लेकिन वो बल्ले पे आ ही नहीं रही थी, क्योंकि जो जिस जगह पर वो बॉल पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बैट्समैन को परेशान करने वाली है। बस अब इसी पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी बस चीज बोलना चाहूंगा, फील्डिंग थोड़ी सी और यहाँ पर बार बार हर एसोसिएट टीमों के लिए ये बोला जाता है, फील्डिंग उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं इंपॉर्टेंस यहाँ पर रही है और कहीं न और बस यही रहा और जो 143 का अब यही पर्सपेक्टिव से मैं मनीषा भी कह रहा था कि उन्होंने अपना काम किया बॉलर से निकाल के, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपके 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रन टी20 रन्स हो चुके हैं, तो आपको देखना है कि मुझे कैसे ब्लॉक होल पे रहना है, मुझे कैसे गेंदों को शफल करके फुल टॉस बनाना है, उसमें रन्स लेना है, कैसे मुझे दीपेंद्र की बॉलों पे आगे आना है। आप कोई 200-300 रन किए हुए प्लेयर नहीं है, 2-2.5 रनों के, बस इसीलिए हमने कहा कि कोई फायदा नहीं 72 रन की इनिंग की। भले ही लोगों को लग रहा होगा वाह लोन वॉरियर है, कुछ लोन वॉरियर नहीं है, आप इवेंट पे हैं, यहाँ चीजें हार्श फैक्ट पे बात होती है। बायोमेट्रिक सीरीज में ये शायद आपको मैच जिला देता, लेकिन इवेंट्स पे अगर आप हार गए तो कोई फायदा नहीं है। एंड यहाँ पर अब चलते हैं चेस की तरफ, नेपाल के चेस की बात करें, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पावर में टीम ने कोई विकेट नहीं खोया, 24 गेंदों में 24 रन कुशल भुरतेल अक्रॉस खेलने के लिए गए और सीधा प्लम हो गए। चलिए वहां पर उसके बाद बात करें आसिफ शेख की, खराब बहुत ही खराब, पूरी बैटिंग का आप ऑलरेडी देख रहे हैं, रोहित ने 28, कुशल ने 7, दीपेंद्र ने 20, लेकिन ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, कुशल भुरतेल के अलावा बाकी जो विकेट्स गिरे हैं वो ज्यादातर जो है वो शॉट्स के लिए गए हैं। जी हाँ, रोहित पुरान हो, दीपेंद्र सिंह ऐरी, दोनों ने फील्डिंग प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं जज वो नहीं कर पाए। रोहित ने भी स्लॉग खेलने के लिए गए, लॉन्ग ऑफ में सीधा हाथों में वो खेल गए, वो थोड़ा वाइड खेलना चाहते थे, विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन वो हाथ में गया, यानी फील्डिंग प्लेसमेंट वहां पर वो फंस गए। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी यही शायद फील्डिंग प्लेसमेंट नहीं देखा, वो भी स्क्वायर लेग पे कहीं ना कहीं आउट हो गए, चले गए। तो फील्डिंग्स को जो है कहीं ना कहीं देखने में रीड नहीं कर पाए, ये छोटी सी चूक उनसे जरूर हुई है। यहाँ बॉलर्स का विकेट हम नहीं कहेंगे, चूक हुई है, बल्लेबाज से चूक हुई है। तो चलिए कहीं ना कहीं हाँ ये है कि बिना किसी कंट्रीब्यूशन के तो नहीं गए, क्योंकि टारगेट शॉट था 143 था, उसमें आपने 20 प्लस का कंट्रीब्यूशन देकर गए, ये कहीं ना कहीं टीम के लिए बेहतर जरूर रहा। और दीपेंद्र सिंह ऐरी 2 विकेट वहां निकाले, उसके बाद 20 रन यहाँ भी किए, वो भी तेज स्ट्राइक रेट से। अगर हम बात करें 181 करीब के रन किए। उसके बाद रोहित की बात करें, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया, 28 रन का कंट्रीब्यूशन रहा, और जो बाकी बचा कुचा काम है संदीप जोरा और गुलशन झा ने कर लिया। अब आप मुझे बताइए गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इस ग्राउंड पर बैटिंग कैसे कर बिल्कुल क्यों भाई, अब परिस्थिति नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि मत वो रहिए कि 57 बॉलों में लोन वॉरियर, कुछ लोन वॉरियर नहीं। जरूर इवेंट्स पे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते, आपकी टीम जीतती नहीं है, आप प्रोसेस के तहत नहीं चलते, शुरू में धीरे खेलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में स्ट्राइक रेट इतना हाई करूंगा कि लोगों को लगी है आई नहीं किसी काम आई है, बिल्कुल भी वो नजर नहीं आए। एंड बात करते हैं, और बस यही रहा कि विकेट जो है फील्डिंग प्लेसमेंट कहीं ना कहीं देखने में चूक हो गई नेपाल कुछ बैट्समैन से। आसिफ शेख की शॉट बहुत ही खराब। अब उनका पैर जो आगे लेकर आए, तुरंत बॉलर ने पढ़ लिया और उन्होंने बॉल पटक दिया और स्टंप हो गए। आसिफ इस तरह के शॉट से बचिए, आप इस गेम को फिनिश कर जा सकते थे। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि छोटी छोटी चीज आपको लगेगा कितना हार्श हो रहे हैं आप, लेकिन अब हम इवेंट पे हैं, जरूर आप बायोलैटरल में हम नहीं है, अब इवेंट पे हैं, ये सिर्फ चीजें नॉकआउट्स पे असर कर सकती हैं, और अभी तो खैर और आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ तो क्रैक हो जाएगा, नॉकआउट पे असर करेंगी, तो ये थोड़ी चीजें देखने वाली है। एंड बॉलिंग कार्ड की तरफ चला जाए, अब यहाँ पर अगर बात करें मनीषा, बिल्कुल, और बॉलिंग से पवनदीप सिंह, विरनदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले 35 रन देकर। उसके बाद पवनदीप सिंह ने 26 रन देकर 1 विकेट निकाला 4 ओवर में। ये 2 परफॉर्मर रहे हैं। बॉलिंग से इतने अप टू द मार्क तो परफॉर्मेंस रहा नहीं मलेशिया का, हम देखें। और इवेंट्स पर हम ये देखते हैं कि अमूमन बहुत डल नजर आती है मलेशिया की टीम, बॉडी लैंग्वेज भी डल थी, जरूर डल था, और उम्मीद करेंगे कि बस मलेशिया थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस उठाए, जो कि हम भी 2-3 बार टूर्नामेंट्स में इवेंट्स में कहकर बोल चुके हैं ये बात। बस ये आज के लिए बॉलिंग से मलेशिया के लिए पवनदीप और विरनदीप, जो कि दोनों भाई भी हैं, परफॉर्मेंस रहे। बिल्कुल, तो चलिए यही कुछ हाल रहा आज के मैच में। और यहाँ पर एट द एंड जो संदीप और गुलशन की जो आप कह सकते हैं बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप थी, उसने नेपाल के लिए यहाँ पर गेम जीत लिया। और मेरे ख्याल से 3 गेंदें बची थी और वहीं 4 बॉलें बची हुई थी, और मैच जो है पूरी तरह से वहीं पर पैक हो गया। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंदरी टेलीविजन चैनल के साथ उम्मीद है कि जो फैक्ट बातें हमने यहाँ पर की हैं वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे अपडेट्स कम्युनिटी में हम डालने वाले हैं, डाल भी चुके हैं, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। ओमान वर्सेस बहरीन बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट, आज का सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, उसकी एनालिसिस सुनना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।